हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चालकता व मोलर चालकता पर तनुता या सांद्रता का प्रभाव। चालकता व मोलर चालकता पर तनुता या सांद्रता का प्रभाव। अब सबसे पहली बात करें, हमारी बुक के अंदर यहाँ तनुता वर्ड लिखा है, तनुता। तो तनुता का मतलब क्या है? तनु करना। तो जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे यानी विलयन को तनु करेंगे, वैसे वैसे सांद्रता जो होगी वो कम होती जाएगी। सांद्रता का सिंपल सी ध्यान रखें, तनुता होता है पतलापन और सांद्रता होता है गाढ़ापन। विलयन सांद्र है तो इसका मतलब वो गाढ़ा है, विलयन तनु है तो इसका मतलब वो पतला है। तो अगर विलयन को मैं जैसे जैसे पतला करता जाऊंगा, यानी जैसे जैसे तनु करता जाऊंगा, वैसे वैसे उसका गाढ़ापन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, यानी सांद्रता कम होती जाएगी। अब हमारी बुक में सिर्फ तनुता का प्रभाव बताया हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है तनुता का प्रभाव, लेकिन पेपर में कई बार आ जाता है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता में क्या परिवर्तन होगा, और यूं भी पूछ लेता है कि सांद्रता घटाने पर चालकता में क्या परिवर्तन होगा। इसलिए हमें बात एक ही है, चाहे हम तनुता बढ़ाएं चाहे हम सांद्रता घटाएं, तो हमारे को क्लियर दोनों कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तनुता बढ़ाना या सांद्रता घटाना एक ही बात है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं तनुता बढ़ाने पर चालकता में क्या परिवर्तन होगा या सांद्रता घटाने पर चालकता में क्या परिवर्तन होगा। अब देखें, हम सबसे पहली बात चालकता की उठाएं। तो चालकता जो होती है वो हमने पढ़ा था, एक घन सेमी आयतन वाले विलयन के चालकत्व को एक घन सेमी आयतन वाले विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से पहले चालकता को क्लियर करें, फिर इस टॉपिक पर आएँ, तभी बात समझ आएगी आपको, और बहुत इजी वे में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या है टॉपिक के अंदर। तो एक घन सेमी आयतन वाले विलयन के चालकता को उसकी चालकता कहते हैं। ये हम पीछे रीड कर चुके हैं। यानी कुल मिला के चालकता जो है वो एक घन सेमी आयतन में आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है। चालकता एक घन सेमी आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी अगर एक घन सेमी आयतन में आयन ज़्यादा हैं तो चालकता भी ज़्यादा होगी, और एक घन सेमी आयतन में अगर आयन कम हैं तो चालकता भी कम होगी। तो ये चालकता का कॉन्सेप्ट है। पहले तो चालकता की परिभाषा क्लियर करें। एक घन सेमी आयतन वाले विलयन के चालकता को हम चालकता कहते हैं, और एक घन सेमी आयतन में जो आयन होते हैं उन्हीं पर चालकता डिपेंड करती है, क्योंकि एक घन सेमी आयतन वाले विलयन के चालकता को उसकी चालकता कहते हैं। तो एक घन सेमी आयतन में जो आयन होंगे उसी पर चालकता डिपेंड करेगी। तो एक घन सेमी आयतन में अगर आयन ज़्यादा है तो चालकता ज़्यादा होगी, और अगर एक घन सेमी आयतन में आयन कम है तो चालकता भी कम होगी। अब क्लियर करें कॉन्सेप्ट को। अब मान लो मैंने ये एक घन बनाया जिसकी भुजा 1 सेमी की है। जस्ट सपोज कर रहे हैं कि एक घन बनाया जिसकी भुजा 1 सेमी की है। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, तो 1 सेमी क्यूब बन जाएगा इसका आयतन। इसका आयतन बन गया 1 सेमी क्यूब। अब मानना इसमें 9 NaCl हैं। कितने? 9 NaCl हैं। तो जब इसमें 9 NaCl है तो इसमें 9 ही Na प्लस होंगे और 9 ही Cl माइनस होंगे, क्योंकि 9 NaCl है तो NaCl टूटेगा किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। तो टोटल आयन कितने हो गए? 9 और 9 18। तो इस एक घन सेमी के अंदर टोटल 18 आयन पड़े हैं अभी। क्लियर? तो मैंने एक घन बनाया जिसकी भुजा 1 सेमी की है, तो भुजा 1 सेमी की है तो कॉमन सी बात है आयतन एक घन सेमी हो गया। अब मानना उसमें 9 NaCl उपस्थित है। 9 NaCl का मतलब 9 Na प्लस और 9 ही Cl माइनस। तो एक घन सेमी में टोटल कितने आयन पड़े हैं? अभी 18 आयन पड़े हैं। एक घन सेमी में टोटल 18 आयन उपलब्ध है। अब मैंने क्या करना है,
तनुता बढ़ानी है। तनुता कैसे बढ़ाऊंगा? पानी मिलाकर। अब कॉमन सी बात है, जब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो आयतन बढ़ेगा। तो किसी भी चीज़ में अपने पानी मिलाते हैं तो आयतन बढ़ाने के लिए ही मिलाते हैं हम लोग। क्लियर भाई? आयतन ज़्यादा बने, जैसे चाय बनाते टाइम भी हम पानी मिला लेते हैं ताकि चाय का आयतन बढ़ जाए, तो आयतन बढ़ेगा जो पानी मिलाऊंगा। अब मान लो इसमें मैंने जल मिलाया इसमें, और आयतन कर दिया 9 गुना। कितने गुना कर दिया? 9 गुना। तो जल मिलाकर आयतन 9 गुना कर दिया। अब यहाँ मैं आपको आयतन 9 गुना दिखा रहा हूँ कि इसका आयतन जो है वो 9 गुना हो गया। जल मिलाकर इसका आयतन 9 गुना कर दिया। तो ये आपको देखें, आप यहाँ 9 घन दिखाई दे रहे हैं अब, क्योंकि पहले 1 घन था तो आयतन 1 घन सेमी था। अब आयतन 9 गुना कर दिया तो यानी 9 घन सेमी कर दिया। अब ये 9 घन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये आयतन होगा कितना? 9 घन सेमी। अब 9 घन सेमी होगा तो NaCl तो इसमें 9 ही है। NaCl तो मिलाया नहीं अपने, मिलाया क्या? इसमें पानी मिलाया। तो यानी Na प्लस इसमें कितने हैं? 9, और Cl माइनस भी इसमें कितने? 9। तो हर घन के हिस्से में एक एक Na प्लस आ गया, और एक एक ही Cl माइनस आ गया। हर घन के हिस्से में एक एक तो Na प्लस आ गया, और एक एक ही Cl माइनस आ गया। तो एक तो आया Na प्लस और एक आ गया Cl माइनस। तो टोटल कितने आयन हो गए इसमें? 2। तो हर घन में टोटल 2 आयन हो गए। पहले कितने थे घन के अंदर आयन? 18। पहले एक घन सेमी में 18 आयन थे, 9 Na प्लस। तो पहले जहाँ एक घन सेमी में 18 आयन थे, वहाँ अब एक घन सेमी में 2 आयन रह गए। तो पहले एक घन सेमी में कितने थे? 18 आयन थे। तो जब अपने तनुता बढ़ाई तो एक घन सेमी में कितने आयन रह गए? 2 आयन रह गए। यानी प्रति घन सेमी आयनों की संख्या में कमी आ गई। 18 से कितने हो गए? 2। तो इसलिए चालकता में भी कमी आ गई। तो इम्पोर्टेंट है, तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि एक घन सेमी में आयनों की संख्या कम हो जाती है। पहले जहाँ एक घन सेमी में 18 आयन थे, वहाँ अब एक घन सेमी में 2 ही आयन रह गए। अतः जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रति घन सेमी आयनों की संख्या कम होती जाती है, इसलिए चालकता भी कम होती जाती है। तो ये चालकता का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप नीट में हैं, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, अगर चालकता से क्वेश्चन निकलेगा तो यही क्वेश्चन निकलेगा कि तनुता बढ़ाने पर चालकता में परिवर्तन होता है। तो तनुता बढ़ाने पर चालकता में क्या आती है? कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रति घन सेमी आयनों की संख्या कम हो जाती है। डायग्राम आपके सामने बनाकर क्लियर किया मैंने। तो पहले मानना मेरे पास एक घन है जिसकी भुजा 1 सेमी की है, तो उसका आयतन 1 घन सेमी का है। अब इसमें 9 NaCl है, तो मतलब इसमें 18 Na प्लस 18 9 Na प्लस है, 9 Cl माइनस है, टोटल 18 आयन है। अब मैंने इसे पानी मिलाकर आयतन को 9 गुना कर दिया। जब आयतन 9 गुना कर दिया तो आयतन हो गया 9 घन सेमी। इस 9 घन सेमी में 1 Na प्लस हो गया और 1 Cl माइनस हो गया। तो प्रति घन सेमी में, 9 घन सेमी में हर घन के अंदर 1 Na प्लस आ गया और 1 Cl माइनस आ गया। टोटल तो 18 आयन ही है, पर 9 घनों में 2-2 आयन आ गए। एक तो Na प्लस आ गया और एक Cl माइनस आ गया। तो जहाँ पहले एक घन सेमी में 18 आयन थे, वहाँ अब एक घन सेमी में कितने आयन हो गए? 2। यानी प्रति घन सेमी आयनों की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई, इसलिए चालकता में कमी आ गई। तो उत्तर हम लिखेंगे तनुता बढ़ाने पर चालकता में कमी आती है, क्योंकि जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं प्रति घन सेमी विलयन में आयनों की संख्या कम होती जाती है। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं एक घन सेमी के अंदर आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए चालकता घट जाती है। अब बात करें मोलर चालकता की कि मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होगा। अब हमने मोलर चालकता और चालकता में संबंध पढ़ा था एक, मोलर चालकता
लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी। आपको फिर कहना चाहूँगा, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछला वीडियो देखे, फिर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी। अब हमने तनुता बढ़ानी है या सांद्रता घटानी है, एक ही बात है। अब देखिए आप, जब हमने तनुता बढ़ाई तो आयतन क्या हुआ, बढ़ा। तो आयतन में हुई वृद्धि, और कापा में क्या आई, चालकता में क्या आई, कमी आई। चालकता में आई कमी। तो जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं, आयतन में तो वृद्धि होती है पर चालकता में कमी आती है। दिख रहा है आपको, आयतन बढ़ चुका है देखें, और चालकता हम पढ़ चुके हैं कि चालकता घट चुकी है। तो आयतन में वृद्धि होती है और चालकता में कमी आती है, परंतु आयतन में होने वाली वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ओवरऑल मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयतन में होने वाली वृद्धि चालकता में होने वाली कमी से ज़्यादा होती है। यहाँ आप देख रहे हैं आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आयतन में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए मोलर चालकता भी बढ़ती है। तो ओवरऑल हम लोग जो रिजल्ट पाते हैं इसमें कि तनुता बढ़ाने पर चालकता में तो कमी आती है पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है। तनुता बढ़ाने पर चालकता में कमी आती है पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है। चालकता में कमी आने का कारण है प्रति घन सेमी आयनों की संख्या में कमी हो जाना, और मोलर चालकता में वृद्धि आने का कारण है आयतन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना। आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए मोलर चालकता बढ़ जाती है। लेकिन अब बात करें जब अपने प्रबल विद्युत अपव्यय की, प्रबल विद्युत अपव्यय की जब बात करें हम, और दुर्बल विद्युत अपव्यय की बात करें। विद्युत अपव्यय दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक तो प्रबल, जैसे NaCl लिखा मैंने, प्रबल विद्युत अपव्यय, और एक दुर्बल। अब जो हमारा टॉपिक है विद्युत अपव्यय की मोलर चालकता डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो वो इसी से रिलेटेड है, इसी को डिस्कस करेंगे आगे। अपने हमारी बुक में अलग हेडिंग बनाकर दिया हुआ है, इसी में क्लियर कर दूंगा आपको। एक होता है प्रबल विद्युत अपव्यय, एक होता है दुर्बल विद्युत अपव्यय। प्रबल विद्युत अपव्यय क्या होता है, जो किसी भी सांद्रता पर 100% वियोजित होता है, यानी जिसका वियोजन बहुत ज़्यादा होता है। और दुर्बल विद्युत अपव्यय वो होता है जो अल्प वियोजित होता है, आंशिक वियोजित होता है। जैसे मान लो 5-10% ही टूटेगा ये। तो प्रबल विद्युत अपव्यय तो 100% टूटा, यानी मैं जितने भी NaCl लूँगा, मान लो मैंने 100 NaCl ले लिए, तो वो 100 के 100 ही टूट जाएंगे, तो वो 100 Na प्लस बन जाएंगे और 100 ही Cl माइनस बन जाएंगे। तो ये प्रबल विद्युत अपव्यय जो 100% वियोजित होता है। 20 ले लूँगा तो 20 के 20 टूट जाएंगे, 30 ले लूँगा तो 30 के 30 टूट जाएंगे, 50 ले लूँगा तो 50 के 50 टूट जाएंगे। वहीं दुर्बल विद्युत अपव्यय का केस क्या होता है, जैसे मैंने लिए 100 एसिटिक कमल, एसिटिक कमल एक दुर्बल विद्युत अपव्यय है। तो मान लो मैंने 100 एसिटिक कमल ले लिए, तो इसमें से 10 ही टूटे, तो 10 तो टूट गए, तो 10 से तो आयन बन गए, CH3COO माइनस और H प्लस, 10 से तो आयन बन गए। बाकी 90 के 90 वैसे ही पड़े हैं जैसे थे। तो ये दुर्बल विद्युत अपव्यय होता है। प्रबल विद्युत अपव्यय वो होता है जो 100% डिसोशिएट होता है, यानी जितना आपने ले लेते हैं वो सारा के सारा टूटता है। और दुर्बल विद्युत अपव्यय वो होता है जो अल्प वियोजित होता है, आंशिक वियोजित होता है, यानी जितना आपने लेते हैं वो सारा वियोजित नहीं होता, उसका कुछ भाग ही टूटता है। जैसे मैंने 100 लिए तो 100 में से 10 ही टूटे। अब अपने देखें तो ओवरऑल आयनों की संख्या किस में ज़्यादा होगी, अगर अपने मैटर कंसीडर कर रहे हैं ऊपर वाला, तो आयनों की संख्या किस में ज़्यादा होगी। कॉमन सी बात है, आयनों की संख्या प्रबल में ज़्यादा होगी क्योंकि प्रबल ज़्यादा टूटा है। इसलिए प्रबल की मोलर चालकता भी दुर्बल की तुलना में ज़्यादा होती है। प्रबल की मोलर चालकता भी दुर्बल की तुलना में ज़्यादा होती है। वैद्युत अपघटनों की मोलर चालकता, तो अभी अपने बात की कि वैद्युत अपघटन दो प्रकार के हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल वैद्युत अपघटन वो होता है जो 100% वियोजित होता है, और दुर्बल विद्युत अपघटन वो होता है जो अल्प वियोजित होता है। प्रबल विद्युत अपघटन वो है जो 100% वियोजित है, और दुर्बल विद्युत अपघटन वो है जो अल्प वियोजित है। अब हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयतन में होने वाली वृद्धि जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बातें अपने अभी डिस्कस की हैं। लेकिन जब प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटनों के लिए मोलर चालकता रूट C में ग्राफ बनाया गया,
मोलर चालकता और रूट सी यानी सांद्रता के वर्गमूल के बीच ग्राफ बनाया गया, मोलर चालकता और रूट सी के बीच। तो ये पाया गया कि प्रबल की मोलर चालकता बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सांद्रता कम कर रहे हैं। देखो जैसे सेम सांद्रता की बात करें पहले, तो सेम सांद्रता पर किसका आयन ज़्यादा है? प्रबल के। प्रबल 100% वियोजित है, दुर्बल अल्प वियोजित है। तो एक ही सांद्रता पर दुर्बल की मोलर चालकता तो कम है और प्रबल की मोलर चालकता ज़्यादा है। जैसे प्रबल KCl ले लें, दुर्बल एसिटिक एसिड ले लें, तो दुर्बल की मोलर चालकता कम है। इस सांद्रता के मान पर दुर्बल की मोलर चालकता कम है, प्रबल की मोलर चालकता ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रबल के आयनों की संख्या ज़्यादा है तो प्रबल की मोलर चालकता का मान भी ज़्यादा है। अब अपने सांद्रता को कम कर रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगी सांद्रता। अब देखो सांद्रता को कम कर रहे हैं या तनुता को बढ़ा रहे हैं, तो हम ये पाते हैं कि सांद्रता कम करने पर प्रबल की मोलर चालकता में बहुत कम परिवर्तन होता है, धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपव्यय की मोलर चालकता बहुत तेजी से बढ़ती है। ऐसा क्यों? दुर्बल विद्युत अपव्यय की मोलर चालकता बहुत तेजी से बढ़ती है जबकि प्रबल विद्युत अपव्यय की मोलर चालकता बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रबल विद्युत अपव्यय पहले से ही 100% टूटा हुआ है, तो जब अपने इसमें पानी मिलाते हैं, यानी जब इसको तनु करते हैं, यानी जब इसकी सांद्रता कम करते हैं या कह दे तनुता बढ़ाते हैं, तो इसमें आयनों की संख्या तो बढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि ये पहले से ही 100% टूटा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था, अगर मान लो मैं 100 KCl ले रहा हूँ तो वो 100 K प्लस और 100 Cl माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपव्यय है। तो प्रबल विद्युत अपव्यय में आयन तो बढ़ नहीं सकते अब, क्योंकि ये जितने आयनों में टूट सकता है उतने में पहले टूटा हुआ है। दुर्बल जो होता है वो पहले अल्प वियोजित होता है, परंतु जब इसकी तनुता बढ़ाते हैं यानी सांद्रता कम करते हैं तब इसकी मोलर चालकता तेजी से बढ़ती है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर इसके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, आयनन के मात्रा बढ़ती है। तो जैसे पहले ये 10% टूटा हुआ था, तो जैसे जैसे इसमें पानी मिलाते जाएंगे ये 20% टूटेगा, और पानी मिलाएंगे ये 30% टूट जाएगा, और पानी मिलाएंगे 40% टूट जाएगा। तो इसके वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आयनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर चालकता तेजी से बढ़ेगी। तो दुर्बल विद्युत अपव्यय की मोलर चालकता तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम सांद्रता को कम करते हैं, सांद्रता को कम करते हैं, तो सांद्रता कम कर रहे हैं या तनुता को बढ़ाते हैं तो दुर्बल विद्युत अपव्यय के वियोजन की मात्रा बढ़ती है। इसलिए दुर्बल विद्युत अपव्यय की मोलर चालकता भी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है। जबकि प्रबल विद्युत अपव्यय में आयनों की संख्या नहीं बढ़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% डिसोशिएट होता है, 100% वियोजित होता है। सिर्फ क्या होता है, तनुता बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ता है, इसलिए उसकी मोलर चालकता थोड़ी बहुत बढ़ती है। अब यहाँ सांद्रता कितनी हो गई? इस पॉइंट पर 0, सांद्रता 0 हो गई, या कह दें तनुता अनंत हो गई। एक ही बात है, सांद्रता 0 हो गई या तनुता अनंत हो गई। अब अपने सांद्रता को 0 करना है, सांद्रता को 0 करना है तो इस ग्राफ को अगर मैं इधर लेके आऊँ 0 अक्ष की ओर, तो ये 0 सांद्रता के संगत बिंदु को काटता है। तो प्रबल विद्युत अपव्यय वाला जो ग्राफ है वो 0 सांद्रता के संगत बिंदु पर काट रहा है। अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाता हूँ y अक्ष की ओर, तो ये 0 सांद्रता के संगत बिंदु को काटता है। यानी प्रबल विद्युत अपव्यय के लिए 0 सांद्रता पर मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्रायोगिक रूप से ज्ञात की जा सकती है, ग्राफ की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। परंतु अगर दुर्बल विद्युत अपव्यय के ग्राफ को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये 0 सांद्रता के संगत बिंदु को कहीं भी नहीं काटेगा। यानी दुर्बल विद्युत अपव्यय के लिए जो 0 सांद्रता पर मोलर चालकता है या अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो ग्राफ की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती। इसलिए कोलराउश ने एक नियम दिया था जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोलराउश का नियम, वो डिस्कस करेंगे हम आगे। तो वो मेन दुर्बल विद्युत अपव्यय के लिए दिया गया था। हालांकि वो लागू दोनों पर ही होता है, प्रबल पर भी दुर्बल पर भी, क्योंकि दुर्बल की मोलर चालकता इस ग्राफ की सहायता से ज्ञात नहीं हो सकी।
जबकि प्रबल विद्युत अपव्यय की मोलर चालकता जीरो सांद्रता पर या अनंत तनुता पर इस ग्राफ की सहायता से ज्ञात हो गई। अब यहाँ क्या है, सांद्रता कितनी है C, तो ये हो गई C सांद्रता पर मोलर चालकता और ये हो गई जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता। अब आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता का मान ज़्यादा है। तो C सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रबल विद्युत अपव्यय की C सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए ओंसेगर ने एक समीकरण दी थी। ओंसेगर ने, तो वो समीकरण क्या थी, देखो C सांद्रता पर मोलर चालकता जो है वो जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता या कहते अनंत तनुता पर मोलर चालकता, एक ही बात है, सांद्रता जीरो हो गई तो तनुता अनंत हो गई। C सांद्रता पर मोलर चालकता कम है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो C सांद्रता पर मोलर चालकता का अगर मान मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं अनंत तनुता में से A प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट C घटा दूंगा, रूट C घटा दूंगा। तो लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी, ये लैम्डा इन्फिनिटी हो गया, लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस A प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट C। तो ये ओंसेगर की समीकरण थी। ये C सांद्रता पर मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ये है, C सांद्रता पर मोलर चालकता का मान ये है, और ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू है A प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट C। तो अगर मैं अनंत तनुता में से A प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट C घटा दूंगा तो मेरे पास C सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो C सांद्रता पर मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस A प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट C। जहाँ A और B क्या है, देखें A और B क्या है, A जो है 82.48 अपॉन dt की पावर हाफ ईटा, 82.48 अपॉन dt की पावर हाफ ईटा। जहाँ d क्या है, विलायक का परावैद्युतांक, d है विलायक का परावैद्युतांक। जिस विलायक का परावैद्युतांक ज़्यादा होता है वो किसी भी विलय को अपने में घोलने की क्षमता रखता है। तो परावैद्युतांक जो है वो किसी विलायक की विलायकन क्षमता का एक प्रतीक है। तो d परावैद्युतांक हो गया, t परमताप हो गया, ईटा जो है वो है शांता गुणांक, शांता गुणांक, विस्कासिता गुणांक। b की वैल्यू क्या है, b इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻⁵, 10 की पावर 5। ये पावर 5 किताब में नहीं लगा हुआ है तो ये आप लगा देना, वहाँ मिस्टेक है थोड़ी। 8.2 इंटू 10, तो b का जो मान है 8.2 इंटू 10 की पावर 5 dt की पावर 3/2। तो ये a और b की वैल्यू पुट कर दें तो आपकी ओंसेगर समीकरण आ जाएगी जो प्रबल विद्युत अपव्यय दी गई थी। दुर्बल विद्युत अपव्यय के लिए कोलराउस का नियम है जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू।